अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट के बारे में बता दिया है। पहले अगर उस पर कोई कन्फ्यूजन है तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले किसी को कोई मसला है उसमें असाइनमेंट में? सर वो लिंक कहाँ टेस्ट करनी लिंक? भाई देखें, तीन चीज़ें हैं। एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपने कोड लिखा उसको समझाना है, वो आप उसको मैं डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा हूँ। आप उसको वर्ड में लिख लें, मतलब वर्ड की एक फ़ाइल बना के उसमें अपने पॉइंट्स को समझा दें, भले उर्दू में लिखें इंग्लिश में लिखें, ठीक है। पश्तो तो नहीं कर दिएगा, बस समझ नहीं आती है तो इन दो लैंग्वेजेस का यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसको अपलोड करेंगे अपनी ड्राइव पर, गूगल ड्राइव है ना आपकी जीमेल की, उस पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ना आप उसको क्या करेंगे, उसका लिंक बन जाता है वहाँ पे। आप जब लिंक शेयर कर रहे होंगे ना, तो वो पूछता है आपसे कि आपने किस तरह का एक्सेस देना है। आप लिखिएगा वीवर एक्सेस, वीवर एक्सेस को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तीन तरह के एक्सेस होते हैं, वीवर होता है, एडिटर होता है, कमेंटर होता है। तो आपने वीवर एक्सेस सेलेक्ट किया और उसको कॉपी कर लिया यूआरएल को। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद उसको ना अपनी जो आपकी कोड वाली फाइल है, IPYNB वाली फाइल है, उसमें सबसे टॉप वाले सेल पे उसको पेस्ट कर दें। सही है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप लोगों ने वीडियो बनानी है उसकी शॉर्ट, जितनी भी आपकी समझते हैं कि आपने फीचर्स गेम में ऐड किए हैं, उसके हिसाब से जो जो मतलब जितनी लंबी वीडियो बन सकती है आप वीडियो बना लें। मे बी के 2 मिनट की, 3 मिनट की, 1.5 मिनट की, जितनी भी बन सके। आप समझते हैं कि उसमें सारे फीचर्स कवर हो जाएंगे, उतनी लंबी एक वीडियो बनाएंगे और वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे अपने। सही है, यूट्यूब सबका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूट्यूब आप लोग जब हमारे पास जीमेल बनती है ना, तो उसके साथ साथ यूट्यूब अकाउंट भी मौजूद होता है। आपने बस क्या करना होगा, यूट्यूब पर जाएंगे और योर वीडियोस में जाके क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, क्रिएट करेंगे तो आपसे अपलोड करने का बोलेगा, अपलोड करेंगे, आपके यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो आ जाएगी। सही है, पब्लिक रखिएगा वीडियो, प्राइवेट नहीं रखिएगा, ना फिर मैं उसको देख नहीं सकूँगा। पब्लिक रखिएगा, वहाँ से लिंक को कॉपी करिएगा, उसको उठा के वापसी अपनी फाइल में आइएगा IPYNB वाली, और उसके दूसरे सेल में पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? दो चीज़ें। तीसरे सेल में आपका कोड खुद मौजूद होगा। सही है, तीसरे सेल में आपका कोड मौजूद होगा। अब आप पूरी फाइल को उठाकर अपलोड कर देंगे कहाँ पर, कोलैब पे, गूगल कोलैब पे जाएंगे, वहाँ पे अपलोड कर देंगे अपनी फ़ाइल को। ये सारी वैसे जो ना वीडियोस बनी हुई है आपकी, गूगल कोलैब पे किस तरह से अपलोड करना है डेटा को, ये मैं बता चुका आप लोगों को, ठीक है। शायद एक वीडियो भी बनाई मैंने छोटी कुछ मिनट्स की। तो वहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। फिर अब ये जो आपने फाइल अपलोड करी ना, आपने इसका लिंक शेयर करना है वीवर एक्सिस के साथ, ठीक है। वीवर एक्सिस के साथ इसका लिंक शेयर करना है और अपलोड कर देना है कहाँ पे, असाइनमेंट के अंदर। असाइनमेंट होगा ना पोर्टल पे आप लोगों का, उस पर जाएंगे और जाके उस लिंक को पेस्ट कर देंगे वहाँ पे। कौन से वाले का, IPYNB वाली फाइल का, जो आपने कोलैब पे अपलोड करी है। तो उसी फाइल के अंदर मुझे आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन की वो भी मिल जाएगी, आपके यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जो आपने वीडियो बनाई हुई है, और आपका कोड भी मिल जाएगा। सही है, आप बोलें इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो जी। सर ये PY फाइल इस्तेमाल करता हूँ। क्या चीज़? PY फाइल इस्तेमाल। या PY फाइल में मसला ये होगा कि आपका ना फिर वो कोलैब पे अपलोड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे शायद कोई और एक बंदे थे, इन्होंने अपलोड किया था लेकिन वो काम नहीं कर रही थी, तो आपको IPYNB वाली फाइल में ही करना पड़ेगा। सही है, और कोई? सर लास्ट डेट तो आज 30 है ना, तो मैं एक डे मतलब एक दिन का और एक्सटेंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस आज ही बताई हैं। तो हो सकता है कि कोई काम हो किसी को तो मतलब अपलोड ना कर सके, तो मैं 1 या 2 दिन इसको एक्सटेंड कर दूंगा। तो संडे तक, आज क्या बल्कि आज थर्सडे है ना, सैटरडे तक कर दूंगा, ठीक है। सैटरडे तक का मैं आपको टाइम एक्सटेंड कर दूंगा। आप सैटरडे रात 12 बजे तक अपलोड कर दीजिएगा अपने असाइनमेंट को। पहले सैटरडे रात 12 से पहले मैं एक्सटेंड कर दूंगा टाइम को, पहले अपलोड कर दीजिएगा जी। आज वैसे थी, लेकिन 2 दिन एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से, जो भी आप लोगों ने समझना है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आप लोग उसको करके कंप्लीट करके फिर अपलोड कर दीजिएगा। सही है, यहाँ तक चलें, आगे स्टार्ट करें। चलें, तो सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, कुछ मेथड्स बाकी हैं, इसको कवर करके इंशाल्लाह आज डेटा फ्रेम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, कुछ मेथड्स हमारे पास लिखे हुए हैं। सबसे पहला कौन सा है, एस टाइप का। एस टाइप क्या करता है, एस टाइप हमारा कन्वर्ट करता है किसको, टाइप्स को।
जो भी डेटा होगा उसकी टाइप को क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास ऊपर कुछ डेटा हमने लोड किया था, यहाँ पे हम जल्दी से उसको दोबारा से लोड कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ import numpy as np और import pandas as pd। अच्छा, हम यहाँ पर सीरीज़ बना देते हैं एक, सही है। numpy की मदद से एक एरे बनाते हैं सिंपल। लेट से मैं लिखता हूँ np डॉट रैंडम इंटीजर, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि नंबर्स लाओ कहाँ से, लेट से -10 से लेकर 20 तक, सही है। और हाँ, -10 से लाओ 20 तक के नंबर्स, और लेट से हम निकाल लेते हैं इसमें से 16 नंबर्स निकाल लेते हैं, सही है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट से array1 उसको नाम दे देते हैं, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास array1 इस तरह से मौजूद है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स उसने जनरेट किए हैं रैंडम हमारे लिए, इंटीजर नंबर्स उसने जनरेट कर दिए, सही है। यहाँ तक सिंपल सा है काम। हम इससे क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सीरीज़ बना लेते हैं। तो क्या करूँगा मैं सीरीज़ बनाने के लिए, हाँ भाई, वेरिएबल का नाम देता हूँ उसको मैं सबसे पहले। फिर मैं लिखता हूँ pd डॉट सीरीज़, और यहाँ क्या पास कर दूँगा, array1 पास करूँगा। s1 चेक करता हूँ मैं जाके, तो s1 हमारे पास क्या बन चुकी है, अब एक सीरीज़ बन चुकी है, सही है। ये क्या बन चुकी है हमारी, ये सीरीज़ बन चुकी है। array1 थी, array1 को जब मैंने प्रिंट किया था तो आपके सामने array लिखा हुआ आ रहा था। जब मैंने उसको सीरीज़ में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, वो आपके पास ये सीरीज़ फॉर्म की दिख रही है, सीरीज़ फॉर्मेट में दिख रही है जी। ये हमने सीरीज़ बना ली है, सही है। अब ज़रा देखें इसकी टाइप क्या लिखी हुई आ रही है, इंटीजर 32 लिखी हुई आ रही है, सही है। अच्छा, अब लेट से मेरी रिक्वायरमेंट है कि क्या करना है मुझे, इसको इंटीजर 64 में कन्वर्ट करना है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कितनी टाइप ले रहा है, इंटीजर 32। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि लास्ट टाइम भी ना हम ये काम कर रहे थे, लिस्ट में हमने उसको टाइपकास्ट किया था और डिक्शनरी में किया था। तो वहाँ पे एक चीज़ हमने देखी थी कि लिस्ट में वो 64 दिखा रहा था, ऊपर कहाँ पत्नी कहाँ हमने किया था वाला काम, और डिक्शनरी में वो 32 सम कुछ इस तरह करके डेटा को टाइप को दिखा रहा था, ये आगे। जब डिक्शनरी में हमने इसको टाइपकास्ट किया था तो इंटीजर 32 दिखा रहा था, और जब लिस्ट में किया था, अच्छा, एक डिक्शनरी में हमने किया था तो 64 दिखा रहा था, दूसरी डिक्शनरी में मतलब हमने किया एक दूसरी सीरीज़ को हमने जब डिक्शनरी में किया तो क्या दिखा रहा था, इंटीजर 32 दिखा रहा था। और लिस्ट में किया था, लेकिन इसकी डेटा टाइप यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह दिखा रहा है। अच्छा, डेटा टाइप इसकी नहीं बता रहा, खैर। तो एक बात समझते हैं, देखें ये जो 64 है ना, और यहाँ पे 32 दिखा रहा है, इसको मैंने जाके पढ़ा था तो मुझे ये मालूम हुआ कि numpy जो है ना, ये मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर रहा होता है। numpy की जो लाइब्रेरी है वो मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर रही होती है। वैसे तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है ना, वो फ्लोट 64 है। वो क्या है, फ्लोट 64 है डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप। अगर किसी भी कॉलम के अंदर या किसी भी एरे के अंदर अगर इसको एक नंबर भी पॉइंट वाला मिल गया, या अगर एम्प्टी नंबर मिल गया, एम्प्टी नंबर क्या होता है, नन होता है, ठीक है, मतलब NaN होता है, नल भी बोलते हैं उसको, NaN भी बोलते हैं, नॉट अ नंबर। अगर इसको पूरे कॉलम के अंदर, कॉलम से मुराद मेरी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बात समझिएगा, जब भी कॉलम की बात करूँगा सीरीज़ की बात हो रही है, मतलब पांडास के अंदर। तो लेट से आप ये देख रहे हैं, ये की बात, ये क्या है, हमारे पास एक सीरीज़ है। तो अगर इसको यहाँ पे लेट से, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं, कोई एक पॉइंट वाला नंबर मिल गया, या कोई एक वैल्यू इसको एम्प्टी मिल गई, ठीक है। एम्प्टी मिलने का मतलब क्या है कि हमें 0 देखने को मिल रहा है। तो क्या करेगा पाइथन, पांडास क्या करता है, पांडास क्या करता है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, पांडास नहीं, नमपाई की जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है वो क्या होती है भाई, वो फ्लोट होती है, फ्लोट 64 होती है। तो अगर इसको कोई भी एक पॉइंट वाला नंबर मिल गया या कोई एम्प्टी सेल मिल गया तो क्या करेगा, उसको वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, numpy, सही है। अच्छा, लेकिन उसके अलावा अगर नंबर्स उसको मिल रहे हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मिल रहे हैं, तो क्या करेगा, इंटीजर में ना इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इंटीजर को कभी वो 64 कर रहा होता है, कभी इंटीजर को 32 करके ला रहा होता है, सही है। तो वो मेमोरी मैनेजमेंट क्या कर रहा होता है, खुद से कर रहा होता है। वो समझता है कि अगर इसको इंटीजर 64 में रखना है तो वो खुद से ही इंटीजर 64 में रख देता है, और अगर चाहें तो इंटीजर 32 में खुद से कन्वर्ट कर देता है। ये मेरी बात समझ रहे हैं। इंटीजर के साथ जब वो डील कर रहा होगा तो हमें डिफरेंट साइज, डिफरेंट बिट्स के नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे, जिस तरह आपने अभी ऊपर देखा, सही है यहाँ तक।
तो यहाँ पर भी अभी देखें इसने क्या किया, हमारे पास इंटीजर 32 में इसको रखा, सही है। लेट से हमें क्या करना है, इसको इंटीजर 64 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, इसको इंटीजर 64 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे s1 डॉट एस टाइप ब्रैकेट्स बनाएंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे इंटीजर 64 ब्रैकेट्स में मतलब सिंगल या डबल कोट में करके लिखेंगे, सही है। एक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसने क्या किया, हमारे नंबर्स को अब किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर 64 में। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो हमने पढ़े थे ये बिट्स होते हैं, 64 या 32 या 8 जो भी हमें लिखा हुआ दिख रहा होता है, ये क्या होता है, बेसिकली बिट्स होते हैं, ठीक है। और बिट्स हमने पढ़े थे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। एक बिट जो होता है आपका वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 0 1 जो हमने देखे थे, ठीक है। तो मेरा हर नंबर अब 11 हो, -10 हो, 0 हो या कुछ भी हो, अब उसमें बेसिकली कितने डिजिट्स होंगे टोटल, अगर डिजिट्स वाइज बात करें या बिट्स वाइज बात करें तो कितने होंगे टोटल, 64, ठीक है। जिसमें राइट साइड पे मेरा एक्चुअल डेटा मौजूद होगा और उसके बाद लेफ्ट मतलब जब ये लेफ्ट पे जाने स्टार्ट करेगा तो एंड तक, जब तक 64 कंप्लीट डिजिट्स नहीं हो जाते या कंप्लीट बिट्स नहीं हो जाते, जब तक क्या चलता रहेगा, आपका 0 ही चलता रहेगा। ये बात समझ रहे हैं मेरी। तो क्या हुआ, हमने इस टाइप की मदद से इसको इंटीजर 64 में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब ये टेम्पोरेरीली हुआ है, ये परमानेंट नहीं हुआ। टाइप कास्टिंग जो इसकी हमने करवाई है, टाइप चेंज करवाई है, ये अभी टेम्पोरेरी हुआ है क्योंकि इसने हमें रन टाइम पे इसका आउटपुट दिखा दिया। अगर हमें आउटपुट को मतलब इस आउटपुट जो हमें दिख रहा है इसको अगर हमें परमानेंट करवाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर S1 इक्वल्स टू करके लिख देंगे, ठीक है, ओवरराइट करवा देंगे। या एक और तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में आएंगे, कोमा लगा के, एक पैरामीटर होता है इन प्लेस का, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मौजूद नहीं है। इन प्लेस यहाँ पे मुझे नहीं रिकमेंड कर रहा ना ये चीज़, ठीक है, ये खुद से देता अगर यहाँ पर होता। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम जब काम कर रहे होंगे ना तो हमें यहाँ पे इन प्लेस का पैरामीटर आर्गुमेंट मिल जाता है, तो हम इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करेंगे तो जब भी क्या हो जाएगा वो चल जाता है। एक मतलब चला के देख लेते हैं, मैं भी कि ये शो ना कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे चल जाए। अच्छा भाई, नहीं चल रहा वो, मतलब एस टाइप के अंदर जो इन प्लेस वाला पैरामीटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एस टाइप का जो मतलब हमारा मेथड है इसके अंदर इन प्लेस का आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बाकी के मेथड्स में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। हम देखेंगे अभी आगे जाकर। ये इंटीजर 128 में या फ्लोट 128 में इसको नहीं लेकर जा रहा, सही है, ना ही तो उसको 128 इंटीजर में लेके जा रहा है, ना ही 128 फ्लोट में लेके जा रहा है। अब इसको देखना पड़ेगा कि क्या वजह है, ठीक है। वैसे उन्होंने यहाँ पे सामने कुछ रीजंस बता तो दिए गूगल पे, लेकिन इसको थोड़ा मैं एक्सप्लोर करके आपको बताऊँगा, सही है। तो फिलहाल अभी कहाँ पे कन्वर्ट हो पा रहा है, ये फ्लोट 64 में भी हो रहा है और इंटीजर 64 में भी हुआ है। ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है। इसके ऊपर का जो नंबर होगा डबल होकर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, तो उसमें ये नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, हालांकि वो शो कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा। देखते हैं उसको क्या मसला है। चलें आगे देखते हैं बिटवीन। अच्छा क्या मतलब बिटवीन का, हाँ दरमियान, ठीक है, या दो नंबर्स के दरमियान। इसका मतलब क्या बनेगा, पांडास के हिसाब से दो नंबर्स के दरमियान कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती। क्या चीज़, नहीं वो नहीं है। स्टोरेज का इतना बड़ा मसला थोड़ी है। अगर हम इसको 128 में लेके जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा थोड़ी फ़र्क पड़ेगा, KB का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। या बहुत ज़्यादा हुआ तो MB में चले जाएगा, सही है। अच्छा तो देखते हैं ज़रा एक चीज़, बिटवीन जो है हमारे पास क्या करेगा। लेट से मैंने यहाँ पे यूज़ किया S1 डॉट बिटवीन, सही है, मैंने बिटवीन। अच्छा ये मेथड है, क्या है ये मेथड है, जो हमने ऊपर एस टाइप देखा था ये भी क्या हमारा मेथड है। क्यों मेथड है, क्योंकि वो किस पे चल रहा है, ऑब्जेक्ट पे चल रहा है। S1 क्या है हमारा, पांडास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वेरिएबल तो है ऑफ कोर्स, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से पांडास का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट पे चलती है आपकी और ब्रैकेट से ज़्यादा यूज़ हो रही होती है वो क्या होती है, आपकी ऑब्जेक्ट होती है। अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा बिटवीन और मैंने यहाँ पे दो नंबर्स पास किए। अब लेट से हमने -10 से लेके कहाँ तक के नंबर जनरेट करवाए थे, 20 तक के। ऐसी था, हमने उसको रेंज क्या बोली थी कि -10 से लेके 20 तक के नंबर्स की रेंज में हमारे लिए 16 नंबर्स जनरेट करो, यही था ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ
15 कॉमा, बल्कि 15 नहीं मैं इसको करता हूँ 12 कॉमा 20। ठीक है, क्या करो, मुझे S1 सीरीज़ से बताओ, ठीक है, S1 सीरीज़ से बताओ कि S1 जो सीरीज़ में नंबर्स मौजूद हैं, इन नंबर्स के दरमियान वो कौन कौन से नंबर्स हैं। समझे दोबारा क्या बोल रहा हूँ मैं, S1 सीरीज़ से पता लगाओ कि मेरे 12 से 20 तक के कौन कौन से नंबर्स हैं। सही है, अगर मैं इतना ही रन कर दूंगा तो क्या करेगा, अगर कोई नंबर हुआ तो उसकी जगह क्या ले आएगा, ये ट्रू ले आएगा। ठीक है, और जो नंबर नहीं हुआ उसकी जगह क्या ले आएगा, ये फॉल्स ले आएगा। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, करना क्या है हमें, तो लेकिन मास्किंग करनी पड़ेगी। हमें क्या करना है, अगर उन नंबर्स को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स बना के इस तरीके से लिख दूंगा S1। ये मास्किंग पड़ी थी ना हमने, तो जब इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या बता रहे भाई, सिर्फ 17 और 13 ये दो नंबर्स हैं हमारे पास जो 12 से 20 के रेंज में लाए करते हैं या मौजूद हैं। ये समझ रहे हैं बात को। तो अगर हमें लेट से कोई दो नंबर्स के दरमियान कुछ कंडीशन लगानी हो, अभी हम क्यूरी देखेंगे आगे जाके डेटा फ्रेम पे, तो हम क्या कर सकते हैं, बिटवीन का मेथड यूज़ करके इजीली अपनी क्यूरी को लिख सकते हैं। सही है, वरना अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर के साथ ये करना पड़ता तो क्या करते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करना। ठीक है, चले एक पड़ता चलिए सर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं हम। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा S1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। क्या करो, S1 में तलाश करो कि नंबर किससे बड़ा हो, 12 से बड़ा या उसके बराबर हो। ठीक है, और इसको बंद करेंगे ब्रैकेट के अंदर। सही है, और मुझे क्या करना है, दूसरा पार्ट भी लिखना है ना, अभी दो पार्ट्स है ना मेरे, 12 से बड़ा या उसके बराबर हो, 20 से छोटा या उसके बराबर हो। तो क्या लिखूँगा मैं, एंड, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट बना के क्या लिखूँगा, S1 लेस देन और इक्वल्स टू 20। सही है, मैंने दो कंडीशंस लिखी ली। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अगेन मुझे क्या करेगा, वो ट्रू फॉल्स दिखा रहा होगा। तो मुझे तो वो नंबर्स निकालने में क्या करूँगा, इसको बंद करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और मैं S1 यहाँ पे लिखे इसकी मास्किंग कर लूँगा। तो क्या मिले हमें नंबर्स दोनों, वो 17 और 13 दोनों नंबर्स मिल गए। ये बात समझ आ रही है। दो तरीके, लेकिन ये वाला तरीका और इस तरीका, मतलब ये दोनों तरीक़ों के अंदर एक स्मॉल डिफरेंस है। वो क्या है, किसी को समझ आ रही है, इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। अगर हमें 3 नंबर चाहिए हो तो एग्जैक्टली अब समझिएगा बात को। अगर मुझे एक और नंबर निकालना है, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 3 कंडीशन है, समझे बात को, क्या है, 12 से लेके किसके दरमियान हो, 20 के दरमियान हो, और मुझे और कंडीशन भी अप्लाई करनी है। लेट्स से वो इवन नंबर्स मुझे निकालने हैं। क्या करने हैं, इवन नंबर्स भी निकालने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इस मास्किंग वाली क्यूरी का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि बिटवीन जो है ना आपका सिर्फ 2 नंबर्स के दरमियान चलेगी, बिटवीन जो है वो 2 नंबर्स के दरमियान आपकी एग्जीक्यूट हो रही होगी। लेकिन अगर आपने फर्दर इस पर कोई थर्ड कंडीशन भी अप्लाई करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मास्किंग वाले तरीके को यूज़ करते हुए, या इसको फिल्टरिंग भी बोलते हैं, इस तरीके को यूज़ करते हुए आप अपनी जितनी चाहें कंडीशंस यहाँ पे लिख सकते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्लिप, अच्छा क्लिप क्या करता है सर, बात समझिएगा। अगर मैं ज़रा S1 को प्रिंट करूँ, S1 में देखें क्या क्या डेटा मौजूद है। S1 के अंदर हमारे पास सबसे छोटा नंबर मुझे यहाँ पे -10 दिख रहा है। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 17 आया था आई थिंक, है ना, हाँ ये 17 आया। बट हम क्या कर सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। लेट से मैंने लिखा S1 डॉट मिन करूँगा। मिन क्या है, मेरा एक मेथड है जो मुझे मिनिमम नंबर बता देगा। सही है, और अगर मैंने मैक्स किया तो क्या बताएगा, ये मैक्सिमम नंबर बता देगा। तो नेगेटिव मिनिमम में क्या आया था, -10 था ना, -10 और मैक्सिमम नंबर आ गया 17 आ गया। सही है, अब लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो 0 से छोटे नंबर्स हैं ना, जो 0 से छोटे नंबर्स हैं उनको मैं 0 बना दूँ। लेट से कुछ रिक्वायरमेंट आई, वो रिक्वायरमेंट क्या थी, ज़रा दोबारा से S1 को देखें। आपके पास 0 से छोटे नंबर्स कौन कौन से, जितने भी नेगेटिव वाले नंबर्स वो सारे क्या हैं, 0 से छोटे नंबर्स हैं। -10, -5, -2 एंड सो ऑन, ये सारे 0 से छोटे हैं। सही है, तो अगर मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है कि अगर 0 से छोटे नंबर्स हों उनको क्या करो, उनको 0 बना दो। ये बात समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर लेट से 15 से बड़े हों, फॉर एग्जाम्पल अगर 15 से बड़े हों तो उनको क्या करो, उनको 1 बना दो। उनको क्या करो, उनको 1 बना दो। समझिएगा बात को। मतलब जैसे एक रैंडम क्यूरी है फॉर एग्जांपल कि भाई अगर बहुत छोटे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ना, तो क्या करो, हमें वो नंबर्स देखने ही नहीं है, उनकी जगह क्या करवा दो,
0, और अगर 15 से बड़े नंबर्स हमारे पास आ जाए तो उसको क्या करो 1 बना दो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, सॉरी कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्लिप का मेथड यूज़ करते हैं, क्लिप मेथड का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा? अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे np नहीं, s1 डॉट क्लिप, ठीक है। क्या बता रहा है, लोअर, तो मैंने लिखा 0, लोअर में क्या नंबर लिखना है मैंने 0, कॉमा, फिर क्या पूछ रहा है अपर, अपर मेरा नंबर क्या था 15 था। ये बात समझ रहे हैं? नहीं, वो तो मैक्सिमम नंबर था। मैंने क्या क्वेश्चन क्या कहा था कि अगर 15 से बड़ा हो, ठीक है, तो उसको ये 15 ही बना देगा। 15 से बड़ा हुआ तो क्या कर देगा, उसको 15 बना देगा। एग्जीक्यूट कर देना एक मरतबा, तो हाँ सॉरी इक्वल कर देगा। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि उस 0 से जो छोटा होगा ना उसको 0 बना देगा। बस मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे, ज़रा समझें। जब मैंने 0 लिखा ना तो क्या हुआ, उसने उसको 0 ही बना दिया है। यहाँ पे सब जगह जहाँ पे आपको 0 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या थे सारे नेगेटिव नंबर से। यहाँ पे -10 भी था ना ऊपर, अभी देखने को मिला था, शायद -10 यहाँ पर था, फिर -5 यहाँ पर कहीं आ रहा था, -3 आ रहा था, और सबके सब नंबर्स क्या हो गए, नेगेटिव वाले 0 हो गए। और जो 15 था, 15 से ऊपर वाले नंबर्स को इसने क्या बना दिया, 15 ही बना दिया। सही है, 1 नहीं बनाया, क्या बना दिया इसको, 15 ही बना दिया है। तो मेरी बात समझ रहे हैं ये? अगर हमें लेट से अपने नंबर्स को या अपनी डेटा को किसी एक रेंज में रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्लिप का मेथड यूज़ करके अपने डेटा को उस पर्टिकुलर रेंज में ला सकते हैं। हाँ, ये टेम्पोरेरी है, ये क्या हमारा टेम्पोरेरी है। और चेक कर लेते हैं अगर इसमें इन प्लेस का हो, देखें इसमें इन प्लेस आ रहा है, तो अगर मैंने इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर दिया तो क्या करेगा, अब ये मेरे S1 में जाके इस चेंज को परमानेंट भी कर देगा। सही है, अभी तक चेंज परमानेंट नहीं है। अगर मैं आपको अभी S1 दिखाऊं तो S1 क्या है, अभी तक इसमें नेगेटिव नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सही है, तो अगर आपने ये वाली कमांड दोबारा चला दी इन प्लेस के साथ तो क्या होगा, वो चेंज आपका परमानेंट हो जाएगा। ये क्लियर है क्लिप वाला मेथड? ठीक है, इसको दोबारा से यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसका आउटपुट हमें देखने को नहीं मिला, और अगर मैं अब दोबारा S1 को प्रिंट करता हूँ तो देखें उसने वाली चीज़ को परमानेंट कर दिया। सही है, आगे ड्रॉप डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट्स हमारे डेटा में सेम चीज़ बार बार आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे S1 डॉट डुप्लीकेटेड, अगर मैं इतना ही चीज़ रन करूँगा ना, मैं बोल रहा हूँ S1 में जाओ और डुप्लीकेटेड मतलब डुप्लीकेटेड आइटम्स को या डुप्लीकेटेड डेटा पॉइंट्स को तलाश करो। तो जब एग्जीक्यूट करूँगा तो जहाँ जहाँ सेम नंबर बार बार आ रहा होगा वहाँ पे क्या दिखा देगा, मुझे ट्रू दिखा देगा। अब लेकिन हमें तो मास्किंग करनी है, मतलब उन नंबर्स को देखना है, तो हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को निकाल लेंगे। तो देखें ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये वो नंबर्स हैं जो बार बार हमारे डेटा में आ रहे हैं। सही है, एक मरतबा S1 को भी हम देख लेते हैं। तो S1 में देखें हमें क्या दिखा रहा है, एक तो 1 बार बार आया है, देखें ज़रा, देखें एक 1 यहाँ पर है और एक 1 आपका यहाँ पर है। सही है, तो ये क्या कर रहा है, लास्ट वाले को डुप्लीकेट कंसीडर कर रहा है, पहले वाला नंबर उसको तो ये ओरिजिनल डेटा कंसीडर कर रहा है, हमारी पूरी सीरीज़ का ओरिजिनल डेटा कंसीडर कर रहा है। लेकिन जब यही सेम चीज़ दोबारा नीचे जाके रिपीट हुई तो उसको क्या बता रहा है, ये डुप्लीकेट बता रहे हैं। देखिए 15 इंडेक्स के साथ ला रही है हमें, तो मतलब इसको ये डुप्लीकेट कंसीडर कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले 0 कहाँ देखने को मिला, 1 पे, लेकिन हमें 1 वाला इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए अभी ओरिजिनल डेटा है, ये उसके लिए क्या है, ओरिजिनल डेटा पॉइंट है। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन उसके नीचे जब उसको दोबारा कहीं 0 देखने को मिलेगा तो फिर क्या कंसीडर करेगा, उसको ये डुप्लीकेट कंसीडर करेगा। सही है, तो इसीलिए 2 से इसने स्टार्ट किया, 12 तक के लाया और 0 इसने यहाँ पे शो करवा दिए। यहाँ तक कोई मसला? तो हमने क्या किया, डुप्लीकेट को देख लिया कि इस तरीके से डुप्लीकेट मिलते हैं। अच्छा, हम एक और काम भी कर सकते हैं, ये तो मैंने मास्किंग करके डुप्लीकेट्स को निकलवा लिया। सही, अब अगर मैं ये चीज़ रन करता हूँ, मैं नीचे आया, मैंने लिखा S1 डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, ठीक है, तो क्या बता रहा है, 8 बता रहा है। टोटल कितने डुप्लीकेट्स हैं हमारे पास, 8 है। ज़रा काउंट करें इसको कितने मिल रहे हैं हमें, 8 डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। तो अगर हमें आइडिया करना हो, सिर्फ मतलब डेटा फ्रेम पर अगर हमें सिर्फ आइडिया लगाना हो डेटा फ्रेम या सीरीज़ पे कि यार कितने डुप्लीकेट्स हमारे पास डेटा में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ये वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा। सही हो लगा, वो डेटा को निकालना है तो फिर आप मास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक बताएं, क्लियर हो रही है बात?
अच्छा, अब बात क्या आती है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। हमें डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है डेटा से। तो क्या यूज़ करेंगे? ड्रॉप डुप्लीकेट्स का यूज़ करेंगे। क्या लिखूंगा मैं? S1 डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। और जब मैं इतनी चीज़ को रन करूँगा ना, तो अब मेरे पास ना, आप लोग देख रहे हैं एक यहाँ पे आर्गुमेंट आ रहा है कीप का, ठीक है। और कीप में क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट, लास्ट, फॉल्स। क्या मतलब है? देखें, मैं जब डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर रहा हूँ, डुप्लीकेट्स मेरे पास क्या है डेटा में? ये सारे डुप्लीकेट्स हैं, ऐसा ही है ना। ओरिजिनल वाला जो डेटा था, फर्स्ट टाइम जो डेटा आया उसको उसने कंसीडर ही नहीं किया हुआ। हमें उसके बाद जो डेटा पॉइंट्स रिपीट हुए ना, उनके इंडिसेस और वो नंबर्स उसने लाके दे दिए। अब अगर मुझे इसको ड्रॉप करना है, इसको रिमूव करना है, तो मेरे पास यहाँ पे एक आर्गुमेंट है कीप का। अगर मैं लिखता हूँ लेट से फर्स्ट, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि पहली वाली वैल्यू को क्या कंसीडर करो तुम? ओरिजिनल डेटा कंसीडर करो। ये मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली वाली वैल्यू का मतलब क्या है कि पहला जीरो इसको कहाँ देखने को मिला? 1 इंडेक्स पे देखने को मिला इसको पहला जीरो। तो ये क्या हो गया? इसका ओरिजिनल डेटा हो गया ना ये वाला। सिमिलरली इसको 1 पहली मरतबा कहाँ देखने को मिला? कहाँ मिला इसको? वो 1 6 इंडेक्स पे मिला। तो ये इसके लिए क्या हो गया? ओरिजिनल डेटा हो गया। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि जब तुम डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करो ना, तो क्या करो? कीप मतलब क्या होता है? रखो। कीप मतलब क्या होता है? रखो या रखना। इंग्लिश का सेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। कौन से वाले को रखो? फर्स्ट वाले को रखो, मतलब जहाँ पे तुम्हें हर नंबर की फर्स्ट अक्यूरेंस मिल जाए उनको रखो। बाकी को क्या कंसीडर करो? डुप्लीकेट्स कंसीडर करते हुए उनको ड्रॉप कर दो। ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ एक तरीके से कि यार तुम ना इस वाली चीज़ को छोड़ दो। ये फर्स्ट अकरेंस है 0 की और ये 1 की क्या है? फर्स्ट अकरेंस है। तो इनको रखो, बाकी को ड्रॉप कर दो। एक मतलब ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है? ड्रॉप डुप्लीकेट्स करने के बाद ये आउटपुट दिखा रहा है कि जब मैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स करूँगा, ठीक है, तो इस तरह से हम आउटपुट देखने को मिलेगा। आप ज़रा देखें, मैंने इसको क्या बोला था? कीप फर्स्ट, मतलब जो पहला वाला डेटा उसको क्या करो? उसको रखो, उसको ड्रॉप नहीं करना। उसके अलावा जो तुम्हें डेटा देखने को मिले ना, उसको ड्रॉप करो, उन वाले डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करो। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? तो कीप ये हो गया। अच्छा, लास्ट अगर होता, लास्ट में क्या होता? हम उसको बोलते हैं कि तुम लास्ट वालों को रखो, बाकी क्या करो? सबको डिलीट कर दो। सही है यहाँ तक? तो ज़रा डेटा में देखते हैं, हमारे पास जो 0 है वो ओरिजिनली या उसकी फर्स्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स पर आई है? 1 इंडेक्स पर आई है, ठीक है। और 1 जो नंबर है उसकी फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर आई है? 6 इंडेक्स पर आई है। लेकिन अब की मतलब मैंने इसको बोला कि कीप लास्ट वाले को तुम क्या करो? रखो। तो अब क्या करने वाला है ये? अब इस चीज़ को रखेगा अपने पास, इस चीज़ को अपने पास रखेगा और बाकी को ड्रॉप कर देगा। सही है। और सिमिलरली 0 में कहाँ पर है? लास्ट वाला, ये 12 वाला है, तो इसको रखेगा, बाकी सब ऊपर वालों को डुप्लीकेट्स कंसीडर करते हुए ड्रॉप कर देगा। बस इसको रन करते हैं। मैंने यहाँ पे लास्ट रखा, तो अब क्या हुआ ज़रा देखें। 15 वाले को रखा इसने, 12 वाले को भी रखा और बाकी सबको इसने क्या किया? डुप्लीकेट कंसीडर करके उसको ड्रॉप करवा दिया। यहाँ तक क्लियर हो रही है? इन प्लेस पास करेंगे इसके अंदर, अगर मौजूद है इसके अंदर कॉमा लगा के देख लेते हैं। इन प्लेस मौजूद है, ट्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चेंज परमानेंट हो जाएगा। अच्छा भाई देखें ज़रा यहाँ पे, तो डुप्लीकेटेड किया, सम किया, टोटल उसने बता दिए। सही है। आपकी मरतबा कितने डुप्लीकेट्स आ रहे हैं? सिर्फ 2 आ रहे हैं, क्योंकि मैंने दोबारा से चला दिया पूरा कोड। सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको लिखता हूँ लास्ट, पहले तो S1 को देख लें। S1 में हमारे पास कौन कौन से डुप्लीकेट्स हैं? मास्किंग से पता चलेगा हमें। मैं काम करता हूँ, इतना कोड कॉपी करके ऊपर वाले सेल में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसकी मास्किंग करता हूँ S1, और ये बता रहा है कि भाई 6 और -6 ये 2 डुप्लीकेट्स हैं। और कौन से इंडिसेस पे हैं? 8 पे और -15 पे मौजूद है। सही है। अच्छा, अब अगर मैं लास्ट रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं लास्ट रखता हूँ, आपको मालूम है कौन रहने वाला है हमारे डेटा के अंदर? लास्ट वाला जो अकरेंस है वो रह जाएगी डेटा के अंदर, और बाकी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो ये वाली रहने वाली है, मतलब ये वाली रह जाएगी अकरेंस, और ये 8 वाली रह जाएगी। उसके अलावा हमें -6 यहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमारी डिलीट हो जाएगी। और कहाँ था? एक और 6, ये रहा टॉप वाला, ये चला जाएगा। ये समझ रहे हैं बात को? तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स करते हमने बोला लास्ट वाले को रखो, लास्ट अकरेंस पे जहाँ पे नंबर तुम्हें मिल रहे हैं उनको रखो, बाकी को उड़ा दो, बाकियों को डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर दो। सही है।
हाँ लास्ट वाले रहेंगे, बाकी उसके अलावा तुम्हें जहाँ भी मिले उसको डुप्लीकेट को ड्रॉप कर दो। सही है, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक मरतबा। तो ज़रा देखें हमारे पास से लास्ट वाली वैल्यूज़ मौजूद हैं 15 और 8 वाली, लेकिन वो ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, और यहाँ पे 12 वाली वैल्यू थी वो भी यहाँ से गायब हो गई है, ड्रॉप हो गई है। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, लास्ट चीज़ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे फॉल्स वाली। फॉल्स में क्या होगा कि हम उसको बोल लें, जी बोलें। अब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलें। सॉरी मैं समझ नहीं पाया, किसी को क्वेश्चन समझ आया तो मुझे दोबारा बता दें। हाँ नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, बस ये 3 ऑप्शन हैं, या तो फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ दें, बाकी को रिमूव करवा दें, या तो लास्ट वाली वैल्यू को अपने डेटा में रहने दें, बाकी ऊपर की जितनी भी वैल्यूज डुप्लीकेट्स हैं उनको ड्रॉप करवा दें। वरना एक यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है फॉल्स का, मतलब फॉल्स में ये क्या है, जितने भी तुम्हें डुप्लीकेट देख रहे हैं ना उन सबको रिमूव कर दो, उन सबको ड्रॉप कर दो। तो ज़रा देखिएगा, जब ऊपर वाली हमने लास्ट की कमांड चलाई थी उसने क्या किया था, हमारे पास 15 को और 8 वाले को छोड़ दिया था, ऐसे ही रहने दिया था हमारे पास। लेकिन जब मैं फॉल्स करूँगा ना तो क्या करेगा वो, अब डुप्लीकेट्स जहाँ जहाँ मिलेंगे सबको ड्रॉप कर देगा, किसी को नहीं रखने वाला, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब डुप्लीकेट वाले आइटम्स को सबको उसने उठा के रिमूव कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, ना फर्स्ट वाले को कीप किया, ना फर्स्ट वाले को रखा, ना लास्ट वाले को रखा। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर परमानेंट चेंज करवाना है तो आप इस पर इनप्लेस इक्वल टू ट्रू करेंगे तो आपका परमानेंट चेंज हो जाएगा, ये आपको मालूम है। सही है, ये जो फॉल्स है, फॉल्स के अंदर क्या नाम है, एक दो जो क्या नाम है, एक एलिमेंट है वो क्या नाम रहेगा, एक एक एलिमेंट नहीं, देखें ये सबको उड़ा रहा है। ये जो फॉल्स वाली आपकी आर्ग्यूमेंट है ना, ये क्या बोल रही है, सबको ड्रॉप कर दो। तुम्हें जहाँ जहाँ, मतलब हम पार्टनर्स को बोल रहे हैं भाई तुम्हें जहाँ जहाँ डुप्लीकेट्स देखने को मिले ना उन सबको हटा दो। देखें ज़रा, S1 के अंदर हमारे पास एक तो 6 मौजूद है, कहाँ पे, 0 इंडेक्स पे मौजूद है। दोबारा 6 कहाँ मौजूद है, 8 पे मौजूद है। फिर -6 मौजूद है 12 पे, और 15 मौजूद है, -6 मौजूद है 15 इंडेक्स पे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करो। अगर फॉल्स दे दिया तो ये क्या करने वाला है, चारों को ड्रॉप कर देगा, चारों जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा। समझ रहे हैं? और अगर आपने फर्स्ट कीप किया तो पहले वाले को रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। कीप लास्ट किया तो लास्ट वाले को रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? चलें आगे बढ़ते हैं। इज नल, डिफ़ॉल्ट भी इसका वैसे फॉल्स ही होगा मेरे ख्याल में, एक मरतबा रन करके देख लेते हैं। अच्छा नहीं, क्या कर रहा है उसने, सॉरी, अच्छा मैं नीचे आ गया था, सॉरी। क्या कर रहा है ये लास्ट वालों को रिमूव कर रहा है, फर्स्ट वाले रखे हुए हैं इसने, ठीक है, लास्ट वाला को इसने रिमूव कर दिया। शायद डॉक्यूमेंटेशन में इसकी होगा, देख लेते हैं एक मरतबा। डिफ़ॉल्ट फर्स्ट मतलब फर्स्ट को रखता है ये, और बाकी को क्या करता है, रिमूव करवा देता है। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं। इज़ नल क्या करता है, हमें एम्प्टी के बारे में बताता है, एम्प्टी डेटा पॉइंट्स के बारे में बताता है। अब एम्प्टी डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने इसका थोड़ा बहुत देखा था नंपाई के अंदर। दोबारा से जल्दी से एक काम करते हैं, मैंने एरे 2 बनाई, एरे 2 में मैंने लिखा np.array, खुद से एक मैनुअली एरे बना लेते हैं। यहाँ कुछ नंबर्स लिखते हैं, मैंने कुछ वैल्यूज़ को नल रख दिया, जिसको हम नैन भी बोल रहे होते हैं, नोटा नंबर, ठीक है। फिर मैंने np.nn लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ मैंने डेटा पॉइंट्स बनाए और मैंने इसमें 3 वैल्यूज़ क्या रखवा दी, एम्प्टी रखवा दी, और इसको मैंने स्टोर कर दिया एरे 2 के अंदर। एग्जीक्यूट कर देता रहा एरे 2 को, और अब ये क्या आ गया हमारे पास, NaN करके देखने को हमें मिल रहे हैं, मतलब नोटा नंबर या नल, मतलब यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। सॉरी, 0 रखेंगे तो हाँ फिर वो 0 कंसीडर होगा। अब इसका ज़रा सिनेरियो समझा। अभी हमने डेटा फ्रेम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन होता क्या है, जब हम डेटा लोड कर रहे होते हैं ना पांडास के अंदर, किसी एक्सेल फाइल से, CSV फाइल से, या कहीं से भी हम डेटा उठा रहे हैं, SQL सर्वर से उठा रहे हैं, तो अगर हमें कोई रो, कोई
कोई सेल एम्प्टी मिल गया, लेट से अगर मैं खोलता हूँ यहाँ पे एक्सेल, और एक्सेल में आपको मालूम है ये सेल्स मौजूद है आपके पास, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लिए, सही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, इसमें क्या मसला है, इसमें आपको यहाँ पे एक तो ये सेल एम्प्टी मिल रहा है और आपको ये सेल एम्प्टी मिल रहा है, ऐसा ही है। तो NumPy जब हम पांडास में इस डेटा को लोड कर रहे होते हैं ना, तो आपको मालूम है बैकएंड पे कौन चलता है, NumPy चल रहा होता है, NumPy की लाइब्रेरी यूज़ हो रही होती है। तो क्या करेगी वो, इन सेल्स को ना, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इसको, तो क्या करेगा, इसको खुद से वो नल कंसिडर कर लेगा, नल कंसिडर कर लेगा या उसको NN कंसिडर कर लेगा, ठीक है। जो भी आप बोले मसला नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। बस नल जो है वो SQL के हिसाब से बोला जा रहा है, और NN जो बोला जा रहा है उसको वो NumPy के हिसाब से बोला जा रहा है। लेकिन दोनों का मतलब ही क्या है कि कुछ भी मौजूद नहीं है, एम्प्टी सेल्स हैं, सही है। तो अगर ज़ीरो हुआ तो फिर वो ज़ीरो कंसीडर करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो नल या नोटा नंबर उसको कंसीडर कर रहा होगा, सही है। तो फिलहाल हमने क्या किया, हमने अभी तक चूँकि डेटा फ्रेम को अभी तक लोड नहीं किया, तो हमने क्या किया, इसको खुद से ही बना ली कुछ वैल्यूज़, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे नल आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अगर मुझे मालूम करना हो कि अगर मेरे डेटा फ्रेम में या अगर मेरी सीरीज़ के अंदर कुछ एम्प्टी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं नाम लिखूँगा किसका। अच्छा, एक काम हम करते हैं, हमने ये array2 बनाई है ना, इसको हमने सीरीज़ में तो कन्वर्ट अभी तक नहीं किया ना, तो सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो मैंने लिखा s2 इक्वल्स टू pd डॉट, हाँ सॉरी, array2 तो अंदर पास करेंगे ना, उसको नाम क्या देंगे, s2 बोल रहे हैं, लेकिन array2 हमारे पास अंदर पास होगी, सही है। s2 तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, NN दिखा रहा है हमें, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी हमारी NN वाली, तो क्या हुआ, उसने हमें सीरीज़ में भी उसको नल या NN करके दिखा दिया। अच्छा, अभी तो छोटा डेटा सेट है, लेकिन हम जब काम कर रहे होंगे ना, तो मे बी के 1000 डेटा सेट्स हों, 1000 डेटा पॉइंट्स हो, 1000 रोज़ हो, ठीक है, 15 कॉलम्स हो। तो अगर हमें देखना है कि यार हमारे पास कौन कौन से नल वैल्यूज़ मौजूद हैं, कितनी नल वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये नल वाला, इस नल का मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, s2 डॉट इस नल करेंगे। अगर इतनी कमांड रन करूँगा तो क्या करेगा, मुझे ट्रू और फॉल्स दिखा देगा, जहाँ पर उसको मिला एम्प्टी वो ट्रू, अदरवाइज़ क्या कर देगा, उसको फॉल्स शो कर देगा, सही है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी मास्किंग कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ हमारी नल वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो एक 6 इंडेक्स पे है, एक 11 इंडेक्स पे और एक 16 इंडेक्स पर है, ये बात समझ रहे हैं। तो हमने मास्किंग करके बेसिकली उन रोज़ को निकलवा लिया या उन इंडिसेस को निकलवा लिया जहाँ पे वो डेटा मौजूद है हमारा नल वाला। अच्छा, सिमिलरली जिस तरह सॉरी, NN का मतलब होता है नोटा नंबर, नोटा नंबर मतलब एम्प्टी है एक तरह से, ठीक है, कुछ भी मौजूद नहीं है तो एम्प्टी उसको एम्प्टी कंसिडर करता है, लेकिन बोलता क्या है उसको, पांडा नोटा नंबर, पांडास उसको नोटा नंबर बोलता है। लेकिन यही चीज़ हमारे पास SQL के हिसाब से अगर देखें तो नल कंसिडर हो रही होती है, मतलब कुछ भी मौजूद नहीं है वहाँ पे, सही है। मतलब दोनों सेम चीज़ें आप बोल सकते हैं, बस डिफरेंट नेम है। अच्छा, अगर मैंने इसको ये वाली कमांड चलाई होती कि s2 डॉट इज नल डॉट सम, ठीक है, तो क्या करेगा, हमें बता देगा कि भाई क्या करो, s2 में जाओ, नल वैल्यूज़ निकालो और फिर क्या करो, उसका सम कर दो। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें नल वैल्यूज़ मिल रही है ना, पहले तो उनको निकालो इतनी मदद से और फिर क्या करो, उसको सम करवा दो। तो हमें एक तरीके से टोटल वैल्यूज़ देखने को मिल रही है कि हमारे पास 3 नल वैल्यूज़ हमारे डेटा के अंदर मौजूद है। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, एक और भी होती है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, s2 डॉट इज NA, हाँ इज NA। इज NA बेसिकली वही चीज़ है जो हमने इज नल में देखी ना, इज नल और इज NA एक ही चीज़ है। अगर मैं इसको भी रन करूँगा तो क्या बता रहा है, वही ट्रू और फॉल्स करके दिखा रहा है। हमने यहाँ पे भी ट्रू देखा था लास्ट टाइम भी, तो हमें इसने दिखा दिया। एक काम करते हैं, इसकी भी मास्किंग परफॉर्म कर लेते हैं हम। तो क्या किया, इससे भी हमें वही डेटा लाके दिया है, सही है, बात समझ रहे हैं। दोनों बिल्कुल सेम तरीके हैं, एक को इज NA करके लिख रहे हैं, दूसरे को क्या लिख रहे हैं, इज नल करके लिख रहे हैं। क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस इस हद तक का है कि नल जो है ना वो SQL के हिसाब से इसको बोला जा रहा है, ठीक है। SQL के अंदर जो एम्प्टी डेटा सेट्स होते हैं, उनको एम्प्टी डेटा पॉइंट्स होते हैं, उसको नल बोलते हैं, और पांडास के अंदर उसको क्या बोलते हैं, NAN, नैन,
या नॉट अ नंबर, और मेथड क्या है उसके लिए, इज एन है। लेकिन निकलना क्या है, निकल के सेम आने वाली है, जो चीज़ निकल के आने वाली वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपने देखा दोनों तरीके से हमें क्या आंसर मिला, सेम ही आंसर मिला। सही है यहाँ तक? अच्छा, हमने करना क्या था, इस नल चलाना था ना, ठीक है, तो हमने इस नल को जहाँ पे चला के देख लिया, कोई मसला इसमें? अच्छा, अब आगे है हमारे पास ड्रॉप एन है। आगे का मेथड कौन सा है, ड्रॉप एन है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो नल वैल्यूज़ आती है ना डेटा के अंदर, तो या तो हम क्या करते हैं उसको फिल करते हैं, या तो क्या करते हैं फिल करते हैं उस नल वैल्यूज़ को, या तो ड्रॉप कर देते हैं। फिल लेने वाला नीचे आ रहा है उसको भी देखते हैं, अभी ड्रॉप पे बात करते हैं। या तो ड्रॉप कर दो भाई, क्या करो, ड्रॉप कर दो। तो ड्रॉप किस तरह करेंगे हम, देखें, मैं लिखूँगा S2 डॉट ड्रॉप एन है। ठीक है, मतलब एन है जहाँ पे नॉट अवेलेबल या नॉट अ नंबर वाली तुम्हें वैल्यूज देखने को मिले, तो क्या करो, ड्रॉप कर दो। सही है। अच्छा, अब जब हम इसको लिखते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सिस का आर्ग्यूमेंट होता है, हमें वो पास करना पड़ता है। ठीक है, एक्सिस आर्ग्यूमेंट होता है, आप देख रहे होंगे सामने, हमें वो पास करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सिस का जो आर्ग्यूमेंट है ना वो डिफरेंटली यूज़ हो रहा होता है। अगर हम नम पाई में जाए ज़रा, ठीक है, नम पाई में ज़रा आप लोग बताएं कि ज़ीरो हम किसके लिए यूज़ करते थे, ज़ीरो कॉलम्स के लिए यूज़ किया करते थे। मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ ये कंफ्यूज हो जाती है मैं इसमें खुद। अगर हम वहाँ पे कॉलम के साथ काम कर रहे होते थे तो ज़ीरो का यूज़ करते थे नम पाई के अंदर। ठीक है, और रोज़ पे जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता था तो फिर हम 1 का यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंटली काम करता है, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। ज़रा देखते हैं क्या मतलब है इसका। मैंने पहले तो उसको सिंपल चला के देखा। ठीक है, सिंपल जब मैंने चलाया तो उसने क्या किया, यहाँ पे हमारी उन वाली रोज़ को रिमूव कर दिया। देखें 6 वाली रो यहाँ पे नहीं आ रही, और हमारे पास 3 थी ना भाई, एक तो एक कौन सी थी, 6 थी, 11 थी और 16 थी। तो ज़रा देखें यहाँ पे 6 भी नहीं आ रही, 11 भी नहीं आ रही और 16 वाली भी नहीं आ रही। सही है। अच्छा, अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट किस पे काम किया देखते हैं ज़रा। मैं यहाँ पे एक्सिस पास करता हूँ, एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ पहले तो। ठीक है, 1 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉलम कंसीडर होता है। तो मेरे पास पूरा कॉलम, समझिएगा बात को, पूरा कॉलम मतलब वही तो हमारे पास क्या है, एक ही कॉलम है ना। अगर मैं S2 को प्रिंट करूँ तो S2 में क्या मौजूद है, एक ही कॉलम है। देख रहे हैं ये एक ही कॉलम है। क्या इस कॉलम की सारी वैल्यूज़ न लें, क्या इस कॉलम की सारी वैल्यूज़ न लें, नहीं, 2 या 3 है। ठीक है, तो मुझे उसको किस तरह रिमूव करवाना होगा, मुझे उसको ये वाली रो डिलीट करवानी होगी उसकी, मतलब सिर्फ मुझे ये वाली रो को रिमूव करवाना होगा ना। सिमिलरली इस रो को रिमूव करवाऊंगा, बजाय इसके कि मैं पूरा कॉलम रिमूव करवा दूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई किसी ने कॉलम का नाम लिखा एक्सेल फाइल में या CSV फाइल के अंदर और नीचे उसकी वैल्यूज़ ही नहीं लिखी, तो पूरा कॉलम क्या आ रहा होगा, नल आ रहा होगा। तो इस सिनेरियो के अंदर हम उसको बोलेंगे ड्रॉप NA, कि NA वाली वैल्यूज़ को ड्रॉप करो, लेकिन किस तरह, कॉलम वाइज। तो हम क्या करेंगे, एक्सिस इक्वल्स टू 1 करके पास करेंगे। समझ रहे हैं बात को? अगर पूरा कॉलम ड्रॉप करवाना हो तो क्या करेंगे, एक्सिस इक्वल्स टू 1 करके पास करेंगे, तो क्या करेगा, उस पूरे कॉलम को वो ड्रॉप कर देगा। सही है यहाँ तक? लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रोज़ को रिमूव करवाना है, रोज़ को ड्रॉप करवाना है। तो क्या करूँगा, मैं इसको किस तरह से लिखूँगा, 0 करके लिखूँगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा था पहले भी, एक्सिस इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम इसको वापसी आके 0 करते हैं। तो अब इसने क्या किया, देखें वही वाला ऑपरेशन चला दिया। 6 यहाँ से गायब है, 11 नहीं आ रहा यहाँ पर, और 16 भी नहीं आ रहा। सही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चला रहा है, वो 0 ही चला रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो रोज़ को ही ड्रॉप करता है। सही है। अगर आपने कॉलम एक्सप्लिसिटली रिमूव करवाना हो ड्रॉप NA के भी हाफ में, तो आप क्या करना होगा, यहाँ पे 1 पास करना पड़ रहा होगा। सही है, तो ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो वो खुद ब खुद चलेगा, रोज़ को रिमूव कर देगा। ऐसी रोज़ यहाँ पे उसको नल वैल्यूज़ देखने को मिल रही होंगी, ठीक है, वो उसको रिमूव करवा देगा। जी बोले। डेटा फ्रेम का काम कर रहे हो ना? हाँ सॉरी, कॉलम जो नल हो फिर उसे कैसे रिमूव करेंगे? दोबारा बोलें। डेटा फ्रेम में काम कर रहे हो ना सर? हाँ सही है। उसमें एक कॉलम नल हो तो उसे कैसे रिमूव करेंगे फिर हम कॉलम का उसको रेफरेंस बताएंगे, क्या एक कॉलम निकालो और फिर उसको रिमूव करो। कैसे सर? यहाँ पे डेटा फ्रेम में बता दूंगा आपको, डेटा फ्रेम में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, हम उसका रेफरेंस बता रहे होंगे।
अच्छा खैर, ये क्लियर है। फिल एन ए क्या करेगा, फिल कर देगा उन वैल्यूज़ को। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम उसको ड्रॉप ना करवाएं, हम उसको फिल करना चाह रहे हो किसी वैल्यू से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, S2 डॉट फिल एन ए, और फिर यहाँ पे हम कोई फिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। हम अगर लेट से इसको बोलता हूँ 56, क्या करो, जहाँ जहाँ तुम्हें नल वैल्यू मिल रही है उसको उसको किससे रिप्लेस कर दो, 56 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगेन कोमा लगा के हमें एक्सिस इसको बताना पड़ेगा, समझिएगा। अभी तो हम सीरीज़ पे काम कर रहे हैं ना, तो इतना ईजी है, मतलब सिंपल चला जा रहा है। अगर मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा तो मे बी के एरर ना दे। बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 उठा रहा है, और इसने क्या किया, हमारा काम किया, ये एक एम्प्टी वैल्यू थी उसको 56 कर दिया, 11 वाले को 56 कर दिया, और 6 वाले को भी इसने क्या किया, 56 बना दिया, सही है। लेकिन अगर हमें जब ऑपरेशन करवाना होगा कॉलम पर, कि तुम कॉलम में तलाश करो, किसी पर्टिकुलर कॉलम में तलाश करो, और जब तुम्हें वहाँ पे एन ए देखने को मिले तो उसको हमारी फिक्स वैल्यू से फिल कर दो, ठीक है। तो फिर हमें क्या पास करना पड़ रहा होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पास करना पड़ रहा होगा। ये मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अभी बढ़ते हैं इस पर, देखते हैं। हमने डेटा फ्रेम में ये चीज़ दोबारा से डिस्कस करनी है, और अगर इम्पीडेंस इक्वल्स टू कर दिया हमने ट्रू, तो फिर क्या हो जाएगी, वाली चेंज हमारे पास परमानेंट हो जाएगा, ओरिजिन में जाके चेंज हो जाएगा। तो ये बात समझ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ें, कोई मसला। जैसे 3 नल है, 3 में अलग-अलग तीनों, अभी तो आपने सिंगल ले लिया सर। हाँ, अब ऐसा होता है कि ये डिफरेंट काम नहीं करता। अगर आपने फिल एन ए चलाया ना, तो क्या करेगा, सारी नल वैल्यूज को कंसीडर करेगा एक साथ, और उन पर हमारा डेटा रिप्लेस करवा देगा। एक और बात कि मैंने यहाँ पे अभी क्या की, एक फिक्स वैल्यू दे दी है, तो जब भी हम देखेंगे डेटा फ्रेम के अंदर, जब भी हमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करवाना होगा ना, फिल करवाना होगा, एक तो तरीका होता है कि हार्ड कोडेड वैल्यू दे दो, एक वैल्यू दे दो फिक्स, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे दो, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम ना उस पूरे कॉलम का मीन निकाल के दे देते हैं, मतलब जो भी कोई डेटा मौजूद है ना हमारे पास, लेट से मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता था, मेरी बात समझें। अभी मैंने 56 पास किया ना, क्या मैं इसको यूँ नहीं लिख सकता था, मैंने लिखा फिल एन ए, और पहले तो उसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, मैंने लिखा फिर S2 डॉट मीन, कि क्या करो, फिल तो करो, S2 के अंदर क्या करो, एन ए को फिल तो करो, लेकिन किससे करो, S2 कॉलम का मीन निकालो और उससे फिल करो। ये मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने कोई हार्ड कोड वैल्यू नहीं दी है। अब जो भी मीन बन रहा होगा वो क्या होगा, खुद ब खुद कैलकुलेट हो गई, फिल कर देगा उन जगहों पर। तो ज़रा एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आई उसकी वैल्यू, क्या आ रही है, 16 आई, 6 पे 99 आ रही है, 11 पे भी 99 आ रही है, और 16 पे भी क्या आ रही है, 99 आ रही है। तो हम ये भी कर सकते हैं। लेट से मीन भी नहीं करना, क्या करना है, मीडियन करना है, तो मीडियन का यूज़ कर लें, ठीक है। ये डिस्कस किया था ना हमने, मीन मीडियन मॉड क्या होता है, तो मीडियन से कर देगा। अब मीडियन कितना आ रहा है उसका, 45 आ रहा है, और तीनों जगह क्या किया उसने, मीडियन से फिल कर दिया। सिमिलरली आपने मोड से करवाना है तो आप मोड से करवा दें। मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। तो हाँ, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो ज़्यादा टाइम रिपीट हुई है। अब देखें क्या कर रहा है, ये एन आई लेकर आ रहा है। अब जरा देखते हैं ऐसा क्यों कर रहा है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो S2 का मोड निकाल के देखते हैं कि मोड वैल्यू आ क्या रही है। बताता हूँ मैं, देखें S2 मोड किया मैंने, क्या वैल्यू आ रही है, 45, मतलब 45 ज़्यादा टाइम्स हमारे पास डेटा में रिपीट हुआ है, ठीक है। लेकिन बात समझिएगा, ये शायद पहले भी डिस्कस किया था हमने कि ना, ये पूरी दो वैल्यूज लेकर आ रहा है, एक इंडेक्स ला रहा है और दूसरी क्या ला रहा है, 45 ला रहा है। तो अगर मैं इसको इंडेक्स 0 पास करूँगा ना, तो अब क्या मिलेगा मुझे, अब जाके वो डेटा मिलेगा जो एक्चुअल रिपीटेड डेटा है मेरे डेटा के अंदर। असल में अगर सिर्फ मोड लिख के पास किया ना, तो क्या कर रहा है, आपको खुद देखा आउटपुट क्या कर रहा है, वो इंडेक्स भी बता रहा है और वो डेटा भी लेकर आ रहा है जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अगर मैंने यही चीज़ पास कर दी ना यहाँ पर, तो मसला क्या आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है, मतलब किससे रिप्लेस करवाऊँ। तो अल्टीमेटली क्या ला के दे रहा है, वो नल ही ला के दे रहा है, मतलब वो रिप्लेस नहीं करवा पा रहा। तो हम उसको क्या बोलेंगे एक्सप्लिसिटली कि भाई 0 पास करो और क्या निकालो, पहले उसमें से 45 निकालो। 45 मिल गया इसको, तो अब क्या करेगा, अगर मैं आगे यहाँ पे 0 बढ़ा दूँ, मतलब इस तरह से इसकी वैल्यू को बढ़ा दूँ, सॉरी, और अब मैं इसको लिखूँ, तो अब क्या कर रहे हैं ज़रा देखें, 6 पे 45 को ले आया, 11 पे 45 को ले आया, और 16 पे भी 45 को ले आया। तो मेरी बात समझ रहे हैं, फिल लेने करने के ये तरीके हो सकते हैं हमारे पास जी। सर लेकिन ये इंडेक्स 2 करे 45, इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स 2 करे सर, देखे तरफ। अच्छा नहीं समझे बात को, ये जो मोड है ना आपका, अगर मैं इसको हटाऊं, देखें ज़रा, आपके पास ये पूरा एक रो आ रही है, समझे इस बात को, ये क्या आ रही है, पूरी एक रो आ रही है, और इसको क्या इंडेक्स दिया इसने,
इसको इंडेक्स क्या दिया इसने, 0 दिया ना, तो मैं 2 कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं 0 लिख के ही तो उसको निकालूंगा ना भाई। मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई? देखें ना ऊपर हमने जो काम किए हुए, ये जो चीज़ें हमने की थी, इंडेक्सिंग पढ़ी थी ना लास्ट टाइम, लॉक आई लॉक करके, तो क्या थी, हम इन्हीं के भी यहाँ पे डेटा को निकाल रहे होते हैं ना। मेरी बात समझ रहे हैं? देखें 45 एक बार तब आपका 2 पे आया, पहले समझें, ओरिजिनल डेटा में कहाँ पर आया, 2 पर आया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर आया 45, 4 पे आया। उसके बाद कहाँ आया, 12 पे आया, फिर 14 पे आया, सही है, 4 टाइम्स आ गया आपका। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन जब मैंने मोड बोला इसको, मैंने कहा मोड निकाल के लाओ, तो जब मोड निकलवाया इसे तो उसने क्या बताया, नंबर बताया। वो क्या नंबर बताया, 45। लेकिन एक ही मोड की वैल्यू है ना, एक ही मोड की वैल्यू है, ज़्यादा टाइम्स तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि 2 डेटा पॉइंट्स है हमारे और वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं डेटा के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? एक ही 45 है और वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। 45 के अलावा कोई और नंबर तो नहीं है ना मेरे डेटा के अंदर जो 4 टाइम्स और भी रिपीट हुआ हो, नहीं हुआ ना। तो एक ही मोड बना मेरे पास, उसने एक मोड ला के दे दिया। लेकिन वो जो मोड लाया ना, अब वो क्या कर रहा है, उसकी अलग से इंडेक्सिंग बता रही है। ये 0 इंडेक्स आपका मोड का अलग से इंडेक्स करके बता रही है। ये डेटा से नहीं उठा के ला रहा है इस इंडेक्स को, ये इंडेक्स क्या कर रहा है, मोड के हिसाब से बता रहा है। अगर लेट से मेरे पास कल को कोई ऐसी वैल्यू आ जाती, कल को कोई ऐसा डेटा आ जाता जिसके अंदर 50 एक नंबर है, 50 भी 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 40 भी 4 टाइम्स, 45 भी 4 टाइम्स रिपीट हुआ, 50 भी क्या हो गया, 4 टाइम्स रिपीट हो गया। तो फिर क्या करेगा, नीचे जाके 1 दिखाएगा और आगे उसकी वैल्यू क्या दिखा रहा होगा, 50 बता रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सेकंड वाले मोड को निकालने के लिए यहाँ क्या पास करेंगे, 1 पास कर देंगे। ये बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, ताकि क्या करो, उसको बता सकूँ कि भाई तुम क्या करो, 0 इंडेक्स पे जो तुम्हें वैल्यू मिल रही है तुम उसको उठाओ और उससे रिप्लेस करवाओ। तो जब मैंने वाला काम किया तो आपने देखा यहाँ से नल वैल्यूज हमारी फिल हो चुकी हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है? सर और ये आपने कहा था कि मीन और मीडियन दोनों सिमिलर है, लेकिन यहाँ दोनों ने अलग अलग वैल्यू बताई। नहीं, देखें सिमिलर की तो हमने बात ही नहीं की। मैंने बोला कि आप मीन से भी रिप्लेस करवा सकते हैं, फिल करवा सकते हैं, मीडियन से भी करवा सकते हैं। लेकिन हमने इस पर लास्ट क्लास में नहीं, सॉरी नंपाई में शायद डिस्कशन की थी, मुझे याद पड़ रहा है कि कब हमने मीन का यूज़ करना होता है, कब हमने मीडियन का यूज़ करना होता है। किसी के माइंड में है क्या बात की थी हमने? हाँ भाई, कोई अच्छा बच्चा जिसने जाके रिवीजन किया हो, थोड़ा बहुत माइंड में रह गया हो? हाँ, हम कब मीन का यूज़ करते हैं, कब मीडियन का यूज़ करते हैं? एवरेज के लिए अच्छा भाई समझे, मीन जो है बेसिकली अगर हमारे डेटा के अंदर आउटलायर मौजूद ना हो तो जब यूज़ करते हैं मीन। मैंने आपको शायद एज की एग्जांपल देके बताया था, मुझे याद पड़ रहा है। एज की हमने एग्जांपल डिस्कस की थी और वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया था। किसी को याद आ रहा है? एज का मैंने आपसे डिस्कस किया था। असल में इसको जाके हम आगे डिटेल में देख लेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ रफली बता देता हूँ कि लेट से एक मैंने आप लोगों की एज का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे मिनिमम एज मिलेगी ना, लेट से वो मुझे मिलती है 12 ईयर्स फॉर एग्जांपल, और जो मैक्सिमम एज मिल रही है लेट से हम कंसिडर कर लेते हैं, वैसे 40 शायद ना हो किसी की यहाँ पे, हम फिर भी कंसिडर करते हैं 40 मुझे एज मिली मैक्सिमम। तो रेंज क्या बनी मेरी 12 से 40, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ना कोई 2-3 लोगों ने न्यू ज्वाइन किया और वो काफ़ी ओल्ड है, मतलब लेट से उनकी एज क्या है 70 अबव है। तो सिर्फ उन 2 या 3 लोगों की वजह से ना मेरे डेटा के अंदर क्या हो गया, आउटलायर आ गया। तो जब मैं उसका मीन निकालने जाऊँगा ना, मीन किस बिहाफ पे निकलता है, मीन किस तरह निकलता है? वो तो सही है, एवरेज तो बोलते हैं उसको, लेकिन निकलता किस तरीके से? तमाम एज को प्लस करूँगा और फिर डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ जो पीपल है उनसे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मीन में क्या हुआ, सारे नंबर को प्लस किया गया। अब समझे बात को, हमारा जो 12 से लेके 40 तक का नॉर्मल डेटा था ना, वो तो सही था, उसमें तो डेटा पॉइंट्स क्या था, किलोज थे। लेकिन सिर्फ ये 2 वाहिद ऐसा डेटा पॉइंट आ गए जो बहुत क्या है, आउट ऑफ द रेंज आ रहे हैं, ठीक है। जो ओल्ड लोग आगे बैठे ना, यहाँ पे 2 बंदे आगे बैठे, उनकी मैंने कहा लेट से 70 से अबव एज है, तो लेट से एक की 70 एक की 75 है, कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा, जब इनको सम करूँगा ना मैं, तो मेरा जो सेंट्रल पॉइंट है वो उठ के बहुत आगे शिफ्ट हो जाएगा,
तो मीन मुझे यहाँ पे गलत मिल रहा होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, मीन का डेटा के अंदर यूज़ नहीं करते। कब? अगर डेटा में आउटलायर मौजूद हो। और आउटलायर क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल डेटा से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू पे हो, या तो बहुत छोटी वैल्यू हो उसकी। सही है? तो ये क्या होता है? हमारा आउटलायर होता है। सही। लेकिन अगर हमने मीडियन का यूज़ किया, आउटलायर वाले डेटा के अंदर अगर मीडियन का यूज़ किया, तो मीडियन क्या होता है? बिल्कुल हमें सही मिल रहा होता है। अब इसको इस तरह देख लें एक मरतबा कि मैंने S2 डॉट मीन लिखा, क्या आउटपुट मिल रहा है मुझे? 99 मिल रहा है। और अगर मैं S2 डॉट मीडियन लिखता हूँ तो समझिएगा क्या मिलेगा मुझे? 45 मिल रहा है। मतलब मेरा जो असल सेंट्रल पॉइंट है ना डेटा का, असल जो सेंट्रल पॉइंट है डेटा का, वो कितना है? 45 है। क्या है वो? 45। लेकिन मीन क्या बता रहा है उसको? 99। मतलब डबल से भी ज़्यादा। डबल कितना बनेगा? 90 बनता है। 45 का डबल 90 बनता है, उससे भी ज़्यादा मिल रहा है 99। सही है? तो इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। अभी इतना बताएं थोड़ा सा ये की चीज़ क्लियर हुई। 2-3 मतलब और डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इज़िन एक मेथड है हमारे पास। ये क्या करता है? ये बेसिकली बहुत पावरफुल मेथड है। पहले एक चीज़ लिखते हैं। लेट्स मैंने लिखा, मैंने क्यूरी लिखी, मैंने कहा S2। पहले तो S2 में वैल्यूज़ देखते हैं। अच्छा भाई, हमने S2 के अंदर लेट से 34 मौजूद है हमारे पास और एक नंबर मौजूद है 54। चलें, मैंने क्यूरी लिखी, मैंने कहा S2 इक्वल्स टू क्या था? 34। मैं इसकी मास्किंग कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। मैंने इसकी मास्किंग करी तो क्या किया इसने? मुझे वो नंबर लाके दे दिया कि 34 इस इंडेक्स पर मौजूद है। सही है यहाँ तक? अच्छा, मैंने इसको बन किया ब्रैकेट्स में और मैंने एक ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया। क्या कहलाता है ये? और ऑपरेटर है ये, ठीक है? मैंने लिखा S2 इक्वल्स टू 54। सही है? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे डेटा में जहाँ कहीं तुम्हें क्या मिले? 34 मिले या तुम्हें क्या मिले? 54 मिले, तो क्या करो? ला कर दे दो। यही मतलब बन रहा है ना कि S2 में पहले क्या करेगा? S2 में पहले इस वाली वैल्यू को उठाएगा, चेक करेगा इक्वल्स टू 34। क्या मिला इसको? यहाँ पे क्या मिला? जल्दी से बताएं। ट्रू मिला। इसमें इतने पार्ट से इसको ट्रू मिला, लेकिन आगे वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। क्योंकि 34 नॉट इक्वल्स टू 54, मैंने इक्वल्स टू लिखा ना, तो क्या हो गई कंडीशन मेरी? फॉल्स हो गई। लेकिन उसको एक ट्रू मिल गया, तो क्या करेगा वो? हमारी S2 में से उस वाली वैल्यू को लेकर आ जाएगा। ऐसे ही है? सेम काम करेगा सेकंड वाली के साथ। 23 कंडीशन चेक करेगा, क्या 23 बराबर है तो 34 के, क्या मिलेगा इसको यहाँ पे? फॉल्स। फिर किसको चेक करेगा? इसको चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? फॉल्स। तो दोनों फॉल्स, मतलब मुझे वो डेटा नहीं मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं ना भाई? ट्रू होगा तो आएगा ना डेटा। सिमिलरली ये क्या करेगा? हर डेटा पॉइंट के साथ सेम कंडीशन चेक करने वाला है। सही है? तो मैंने इसको क्या बोला कि अगर तुम्हें 34 मिले तो भी डेटा ले आओ, या अगर तुम्हें 54 मिलते तो क्या करो? उसको भी लेकर आ जाओ। सही? इफ एल्स की तरह किस सेंस में? एक हद तक बोल सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा बिहेवियर जो ना और की तरह है। ज़्यादा जिसको बिहेवियर ना और की तरह है। मतलब क्या करो? पहले इस कंडीशन को चेक करो। अगर ये कंडीशन तुम्हें ट्रू मिल जाती है, ठीक है, और भले ये फॉल्स भी हो, तो क्या करो? डेटा ले आओ। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए, और सेकंड कंडीशन क्या हो जाए? ट्रू हो जाए, तो जब भी क्या करो? डेटा को ले आओ। देखें, हमने इसको डिस्कस किया था इनिशियल क्लासेस के अंदर। लेट्स से मैं लिखता हूँ, मैं बस डायरेक्टली बताता हूँ, ट्रू और फॉल्स। क्या आएगा आंसर? जरा बताएं। हाँ भाई जल्दी से बताएं। ट्रू आएगा। लेफ्ट वाली कंडीशन में क्या है? ट्रू है। राइट वाली कंडीशन में क्या है? फॉल्स है। कोई कंडीशन भी आपकी हो सकती है, एग्जैक्टली कोई कंडीशन भी आपकी हो सकती है, कुछ भी लिख दें यहाँ पे कंडीशन में, ठीक है? बस मैंने डायरेक्ट आपको लिख के बता दिया। तो क्या करेगा? अगर एक भी ट्रू मिल जाए ना उसको अपने लेफ्ट या राइट पे, तो हमेशा क्या लाके दिखाएगा? ट्रू वाला आंसर लाके दिखाएगा। आगे वाले को ओवरराइड कर देगा। हाँ सॉरी, क्या चीज़? आगे वाली कंडीशन को ओवरराइड कर देगा ना, और इसको कंसिडर ही नहीं करेगा ये। फिर इसको अगर एक भी ट्रू मिल गया तो आउटपुट लेकर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने इसको वाइस वर्सा किया, मैंने इसको बोला फॉल्स यहाँ पर और ट्रू यहाँ पर, तो अब क्या हो रहा है? इसको ट्रू बाद में मिल रहा है, और के बाद ट्रू मिल रहा है, तो अब भी क्या लाएगा? ये ट्रू लाएगा। लेकिन एंड क्या करता है?
एंड के अंदर आपके पास दोनों, ट्रू होनी चाहिए। एंड के लेफ्ट पे भी एंड के राइट पे भी दोनों जगह क्या होना चाहिए? ट्रू। तो जब आपको डेटा निकल के मिलता है तो अभी दोनों जगह क्या ट्रू है? नहीं है ना, तो क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। दोनों ऑपरेटर में जो है ना एक ट्रू होना चाहिए, मतलब हाँ, और के अंदर आपका सिर्फ एक भी अगर ट्रू है तो आपके पास वो कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी और वो डेटा आपको लाकर दे देगा। क्या बोल रहे हैं आप? सर अगर दोनों फॉल्स होंगी तो हाँ, दोनों फॉल्स है फिर भी वो क्या करेगा? फॉल्स ही लाएगा। हाँ सॉरी, क्या चीज़? हाँ वही है, कॉन्सेप्ट वही है। इसका एक टॉपिक भी होता है कंप्यूटर साइंस, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, ये बात क्लियर हो गई आपको? तो मैंने खैर क्या किया, मैंने इस चीज़ को रन किया और मैंने इसको क्या बोला था कि 34 जब मिले वो भी लिया और 54 मिले उसको भी लिया। सही है। अब इसी को लिखने का ना एक अच्छा तरीका होता है, वो तरीका क्या है? इज़ इन। क्या है वो तरीका? मेथड है हमारे पास इज़ इन। अब इसमें हम इसको किस तरह से लिखेंगे? मैं नीचे जाता हूँ ज़रा और मैं लिखता हूँ S2 डॉट इज़ इन, और मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई, ठीक है, और मैंने क्या बोला इसको 34,54। तो क्या करेगा? ट्रू और फॉल्स ला के दे देगा। सबसे पहले तो ये काम करता है ना भाई, जिस तरह बिटवीन काम कर रहा था, जिस तरह हमारे और मेथड्स काम कर रहे थे, उस तरह मैं ट्रू फॉल्स ला के दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको बोल के आ रहा हूँ, पहले तो समझें। मैं असल में चेक करना चाह रहा हूँ कि 34 या 54 इज़ इन S2, कि 34 या 54 S2 में हैं या नहीं। ठीक है, तो क्या करा? मिला तो उसने क्या बोल दिया? ट्रू। नहीं मिला तो उसने क्या बोल दिया? फॉल्स बोल दिया। अब अगर आपको डेटा निकलवाना है तो आप क्या करें? इसकी फिर से मास्किंग कर लें। S2 लिखा तो क्या करेगा? अगेन वही चीज़ आपको लाकर दे देगा। तो समझ रहे बात को? एक ही चीज़ को लिखने के डिफरेंट तरीके मौजूद हैं, लेकिन ये क्या है आपका? ये ज़्यादा एफिशिएंट है। आप इसमें जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं आपको, इसमें आपको लंबी लंबी क्यूरीज का लिखना पड़ रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या आपने वो इज़ इन मेथड यूज़ करके बस लिस्ट बना के उसको अपने नंबर्स डाले या आपने कोई भी डेटा पास कर दिया, स्ट्रिंग का या किसी भी चीज़ का डेटा पास किया और आपका सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। लिखना भी कम पड़ रहा है और आंसर भी आपको जल्दी देखने को मिल रहा है। तो ये बात क्लियर हो रही है? हाँ भाई जल्दी से बताइए, चीज़ क्लियर हो रही है? अच्छा, कॉपी दोनों में दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। सॉरी क्या चीज़? नहीं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेट से 54 है ना, आप 45 ले लें, 45 आगे और बढ़ा लें। तो क्या होगा? अब देखें वो सारे नंबर्स निकाल के लिया जिसमें 34 मिले, 45 मिले या 54 मिले। सही है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, लास्ट है कॉपी। लास्ट ही है ना ये कॉपी हमारा। अच्छा, इस टाइप हमने डिस्कस कर लिया। खैर, कॉपी चले आप लोग ज़रा बताएं जल्दी से, कॉपी क्या करेगा काम? कॉपी बना दो। ठीक है। सर कॉपी और डुप्लीकेट का क्या डिफरेंस है? हाँ सॉरी, कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी और डुप्लीकेट में? अच्छा भाई, डुप्लीकेट देखें, डुप्लीकेट तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं अगर हमारे डेटा के अंदर एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं एक जैसे। डुप्लीकेट समझे ना? अब लेट से आप हैं, आपकी ही बिल्कुल हम शक्ल एक और बंदा आ गया, तो क्या बोलेंगे? ये तो यार बिल्कुल आपका डुप्लीकेट है। मतलब वैसी चीज़ आपके डेटा में अगर मिल जाए, कोई रो वाइज अगर आपको पूरी रो में डेटा बिल्कुल वही देखने को मिल जाए जो पहले ऊपर कभी आ चुका है, समझे ना? लेट से 100 रोज़ हैं हमारे पास, 100 रोज़ हैं, उसमें 5th रो पे कुछ डेटा मौजूद है और सॉरी, और वही डेटा 11th रो पे भी आ गया और वही डेटा 99th रो पे भी आ गया। डुप्लीकेट्स हो गए ना, एग्जैक्ट सेम डेटा आ गया, डुप्लीकेट्स हो गए। तो डुप्लीकेट्स हम उसके लिए बोल रहे हैं अगर डेटा में कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी और वो बार बार आ गई है, एक ही चीज़ बार बार आ गई, तो उसको डुप्लीकेट्स बोल रहे हैं। कॉपी में क्या होगा? कॉपी बेसिकली हमने पढ़ा था इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट से, हमने इसको समझा था अच्छे से। क्या होता है आपको मालूम है? लेट से मेरा S2 है ना, S2 में ये डेटा मौजूद है। मैंने कहा लेट से S3 इक्वल्स टू S2, मैंने S2 को किसमें असाइन करवा दिया? S3 में। S3 को प्रिंट करूँगा, मुझे क्या देखने को मिलेगा? वही डेटा देखने को मिल रहा है, सही है? सॉरी, हाँ ये मैंने काम कर दिया, सही है। अब लेट से मैंने लिखा S3 और मैंने S3 की इंडेक्सिंग करी, मैंने कहा 0 इंडेक्स पे वाली वैल्यू को लेकर आओ। क्या ला रहा है ये? 34 ला रहा है। मैं बोलता हूँ इस 34 को क्या कर दो? 340 कर दो। इस 34 को 340 कर दो। हो गया चेंज? S3 प्रिंट करते हैं, आ गया 340। अगर मैं जाके S2 प्रिंट करूँ क्या देखने को मिलेगा?
वो चेंज हमें यहाँ भी रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, सही है, पढ़ा है हमने। यस सर। क्या हो रहा है, कोई बताएगा आप में से अगर किसी को कॉन्सेप्ट याद है क्या होता है ये? सर ये रेफरेंस कॉपी बन रही है। रेफरेंस मार्किंग हो रही है। हाँ एग्जैक्टली, बना रहा है सर। बिल्कुल। जब रेफरेंस कॉपी की बनी। एग्जैक्टली देखें, जब हमने इसको इस तरह लिखा ना, S2 लिखा, तो S2 हमारे पास क्या है, मेमोरी में रैम के अंदर किसी एक लोकेशन पे स्टोर हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इसको लिखा ना S3 इक्वल्स टू S2, तो हुआ क्या, हमने बात करी, जब भी हमारे रैम में कुछ डेटा सेव होता है ना, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को हम किस में सेव करवा देते हैं, वेरिएबल में सेव करवाते हैं। ये वेरिएबल तो सिर्फ क्या होता है, ये रेफरेंस होल्डर होता है, उस जगह का रेफरेंस अपने पास रख रहा होता है जहाँ पे वो डेटा सेव हुआ है। असल डेटा तो कहाँ सेव हो रहा होता है, रैम में हो रहा होता है, S2 में नहीं हो रहा होता। S2 के पास एक रेफरेंस के तौर पे, तो मैंने एड्रेस आईडी भी दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल बेसिकली कह सकते हैं कि एलियासेस है उसके। एग्जैक्टली। तो अगर हमने ID करके एक मेथड एक फंक्शन पढ़ा था, अगर ID करके मैं S2 लिखूँ तो क्या बताएगा मुझे, वो एड्रेस बताएगा जहाँ पे मेरा S2 सेव हुआ है, रैम में जहाँ पर मेरा S2 सेव हुआ है उसका एड्रेस बता रहा है। और अगर मैं आपको ID करके S3 दिखाऊँ तो क्या करेगा, इसका एड्रेस भी सेम दिखा रहा है, जरा देखें, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो हुआ क्या, जब मैंने इसको इस तरह लिखा ना, तो कॉपी नहीं बना रहा, ये अलग से डेटा उठा के S3 में नहीं डाल रहा, क्या कर रहा है, उस S2 का डेटा जहाँ पर सेव हुआ था ना, उसी एड्रेस को उठा के S3 में भी डाल दिया इसने, सही है ना। तो उसी एड्रेस को उठा के उसने S3 में भी डाल दिया। तो अब अगर मैं S3 में चेंज करूँ तो बेसिकली मैं उस S2 में ही चेंज कर रहा हूँ बेसिकली, सही है। तो ये चीज़ सही नहीं होती। अगर हम इसको इस तरीके से चेंज करना चाह रहे हैं ना, और हमारे अगर ओरिजिनल डेटा के अंदर भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये चीज़ सही नहीं है। इसका सही तरीका क्या होता है कि कॉपी बनाई जाए, क्या किया जाए, उसकी कॉपी बनाई जाए। तो लेट से मैं नीचे आता हूँ और मैं बोलता हूँ S4 इक्वल्स टू S2 डॉट कॉपी, S2 डॉट कॉपी, एग्जीक्यूट किया, अब मेरे पास S4 की कॉपी बन गई, सही है। तो अब क्या किया होगा इसने, बेसिकली S2 से डेटा उठाया और मेरी रैम के अंदर किसी और जगह पे जाके भी उस डेटा को क्रिएट करवा दिया, स्टोर करवा दिया, क्रिएट करवा दिया, और उसका एड्रेस उठा के किस में डाला, S4 में डाला। तो अब S2 और S4 का जो एड्रेस है बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, तो अब अगर मैं जाके बोलता हूँ लेट से S4 इंडेक्सिंग करी हमने, इसको बोला 0 इंडेक्स पे लाओ और इसको 3400 कर दो, ठीक है। अभी तक 340 था ना, अब मैंने इसको 3400 करवा दिया। S4 चेक किया, क्या आया, 3400 आ गया। लेकिन अगर मैं जाके दोबारा से S2 चेक करूं तो अब मुझे 340 ही मिलेगा, 3400 नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने असल में कॉपी बनाई है अब, सही है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। तो ये मतलब अगर हम S2 और इक्वल्स टू अगर S3 करते हैं, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं एक तरीके से, ये ठीक है, बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हुई तो आप जो काम करेंगे बिल्कुल यही काम हो रहा होता है। सॉरी, कॉपी में मेमोरी एड्रेस जरूर चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं ID करके S2 प्रिंट करूं तो इसका एड्रेस नोट करें, और ID लिखकर अगर मैं S4 प्रिंट करूं तो इसका एड्रेस चेक करें आप, डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि S2 और S3 के ऊपर क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। तो इसने क्या किया, ओरिजिनल कॉपी बना के हमारे S4 के अंदर डेटा को गिरा दिया, सेव करवा दिया। क्लियर है। तो ये भाई ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे। आगे ना हम डेटा फ्रेम पे काम तो कर रहे होंगे, लेकिन हम कॉलम वाइज काम करते हैं, तो कॉलम निकाल के हम ये सारे मेथड्स वहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार तो इसको रिकेप कर लीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं डेटा फ्रेम पे। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर, फिर आगे स्टार्ट हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं डेटा फ्रेम वाले पार्ट को। ये मैंने फाइल बना के रखी हुई है, इस पर काम करते हैं। मैंने इंपोर्ट नंपाई किया, पांडास किया, जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। चलें, तो इंपोर्ट किया मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक बात समझें, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था पांडास को कि भाई पांडास के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से हमेशा दो ही को डिस्कस किया जा रहा होता है, डेटा फ्रेम और सीरीज़। सीरीज़ क्या होती है, एक कॉलम, सिंगल कॉलम। डेटा फ्रेम क्या होता है, एक से ज़्यादा कॉलम्स। अब भले वो दो हो, सॉरी 2D और 3D होते हैं ना, नहीं, यहाँ पे 2D चलेगा, भले 10 कॉलम ही क्यों ना हो आपके, लेकिन वो एरे कितनी होगी, 2 डायमेंशनल ही होगी। हाँ, रोज़ और कॉलम्स होंगे उसके अंदर, रोज़ और कॉलम वाला कॉन्सेप्ट होगा, देखते हैं हम इसको। खैर, तो डेटा फ्रेम क्या होता है भाई, अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स आ जाएँ तो डेटा फ्रेम कहलाता है, सही है। तो हमें क्या करना है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, किसकी मदद से, लिस्ट की मदद से। पहले खुद से हम क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम CSV वाली जगह पे जाएंगे। तो फिलहाल हमने क्या किया, मैंने लेट से यहाँ पे लिखा PD डॉट डेटा फ्रेम। जिस तरह हम सीरीज़ में काम किया करते तो क्या लिखते थे, PD डॉट सीरीज़ लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, PD डॉट डेटा फ्रेम लिखेंगे। PD डॉट डेटा फ्रेम लिखा,
और यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है, और लिस्ट बना के मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखवा दिए। या बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ना थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करता हूँ। मैं यहाँ पे ना लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से 2 कॉलम्स बना लेता हूँ। लेट से एक को मैं L1 बोल देता हूँ, लिस्ट 1, और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन चला के मैं यहाँ बोलता हूँ लेट से 4 I इन रेंज लेट से 12 से 40, ठीक है, और 2 के डिफरेंस से ले आओ। I यहाँ पे लिख दिया, एग्जीक्यूट किया, ज़रा देखें L1 में क्या आएगा। ये कुछ नंबर्स आ गए 12, 30, 14, 16, कुछ 38 तक नंबर्स आ गए, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने ये, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बना ली। लेट से मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ। अच्छा, ये लिस्ट थोड़ी बड़ी हो रही है, एक काम करते हैं छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। मैंने बस ये 4 वैल्यूज़ रखवा ली। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ, L2 बोल देते हैं इसको। और यहाँ पर क्या करें, मैं इसको ना एज का नाम दे देता हूँ इस लिस्ट को, और यहाँ पे इस लिस्ट को मैं नाम दे देता हूँ सैलरी का, सही है। और लेट से मैं यहाँ बोलता हूँ फॉर एन इन रेंज लेट से 30,000 से या 4 वैल्यूज चाहिए ना, हम खुद लिख लेते हैं थोड़े। लेट से 23,000, 28,000, 32,000 और 40,000, सही है। ये 2 मैंने लिस्ट बना ली है, एज और सैलरी की। मैं क्या करता हूँ, मैं आया नीचे और मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई। पहले मैंने पास कर दी एज और फिर क्या पास कर दी, सैलरी, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें क्या हुआ। मेरे पास डेटा किस तरह से दिखा रहा है, ये टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा है। अच्छा, हम एक काम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे पास करते हैं कॉलम्स, कॉलम्स के नाम पास करते हैं। लेट से पहले वाले को बोलता हूँ एज, सेकंड वाले को बोलता हूँ मैं सैलरी, और ज़रा प्रिंट करते हैं। अच्छा, एरर दिखा रहा है, क्या बोल रहा है ये, 2 कॉलम्स पास डेटा हेड 4 कॉलम्स। ये डेटा को इस तरह क्यों लेके आ रहा है, वर्टिकल लाना चाहिए था इसको। एक मिनट, क्या चीज़, एज को अलग सैलरी को अलग नहीं होता यार, एक साथ होता है। 1 मिनट हो गए। होता तो इस तरीके से, 1 मिनट सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स में क्या डिफरेंस आया है जो काम नहीं कर रहा। अच्छा, हमें इस तरह से पास करना पड़ेगा इसको, ठीक है। पास करना पड़ेगा। नेम एज का एक पूरा कॉम्बिनेशन बनकर आएगा, ठीक है। नेम एज का पूरा ये कॉम्बिनेशन बन के आएगा, फिर ये इस तरह से काम करेगा। नहीं, ये आ गया, देखें, हाँ ये आ गया, ठीक है। हमने इसी तरह से काम किया था, एक अलग लिस्ट, दूसरी लिस्ट अलग, तो ये इसको अंदर डिक्शनरी बना के पास कर रहे हैं। लेकिन हमें डिक्शनरी से नहीं करना, हमें क्या करना है, लिस्ट से करना है। तो लिस्ट वाले तरीके में क्या करना पड़ेगा, अगर लिस्ट के तरीके से पास करना तो हमें इसको एक के अंदर दूसरी वैल्यूज रखना पड़ेगी। तो क्या करूँगा मैं, हम मैनुअली करना पड़ेगा ये काम सारा। फिर लेट से हम इसको बोलते हैं कि भाई एज कितनी है
लेट से 23 है और सैलरी कितनी है 25,000। अच्छा फिर एज कितनी है, लेट से 28 है, सैलरी है 32,000। फिर हमारे पास एक और डेटा पॉइंट लिख लेते हैं, लेट से एज है 22 और सैलरी है लेट से 50,000 एंड सो ऑन। सही है, हमने इसको L1 का नाम दे दिया है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, सैलरी वाला सब हटा देते हैं यहाँ से और फिर आके हम L1 को यहाँ पास करते हैं, ठीक है, और कॉलम्स के अंदर एज और सैलरी दे के देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करा उसने, अब ये प्रॉपर तरीके से डेटा को ले आया। सही है, तो खैर लिस्ट में क्या करना पड़ रहा है, हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट बना के पास करना पड़ रहा है डेटा को, ठीक है। खैर, तो पॉइंट समझाने क्या है कि आपके पास क्या हो चुका है, ये आपका 2 कॉलम्स बन के आ चुके हैं। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, लेट्स से इसको DF बोल देता हूँ, DF स्टैंड्स फॉर डेटा फ्रेम। एग्जीक्यूट किया, नाम कुछ भी दे सकते हैं वैसे हम। यहाँ पे आया मैंने टाइप लिखा, टाइप लिख के जब DF लिखा तो क्या बता रहा है, ये डेटा फ्रेम बता रहा है। सही है, तो मिनिमम 2 कॉलम्स अगर आपके पास मौजूद हैं डेटा में तो क्या बन जाएगा, वो उसको डेटा फ्रेम बना देगा। सही है। अच्छा, डिक्शनरी की मदद से किस तरह करते हैं, मैंने डेटा को ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने क्या किया, रिजल्ट की एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। इसमें मेरा जो आईडी है, मतलब जो की है, वो मेरा बेसिकली क्या है, कॉलम का नाम है। मतलब मुझे कॉलम का नाम जो रखना है ना, यहाँ पे देखें कॉलम का नाम क्या है, कहाँ गया। अगर मैं DF को यहाँ प्रिंट करूँ तो ये कॉलम का नाम है एज और दूसरे कॉलम का नाम क्या है, सैलरी। तो जो कॉलम्स के नाम रखने वाला हूँ ना मैं, उसको मैं क्या बना के रखूँगा, की बना के रखूँगा। तो मैंने की बनाई आईडी की, ये उसकी वैल्यूज़ आ गई। फिर मैंने की बनाई नेम्स की और ये वो नेम्स आ गए। फिर मैंने की बनाई जेंडर की, ये वैल्यूज़ आ गई। फिर की बनाई एज की और फिर ये वैल्यूज़ आ गई। तो मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपल आऊँगा, क्या लिखूँगा, PD डॉट डेटा फ्रेम और अंदर क्या पास करूँगा, इसके रिजल्ट। रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, रिजल्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ, रिजल्ट एग्जीक्यूट करते हैं। दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो देखें क्या हुआ, वो सारे कॉलम्स बना के हमारे डेटा को इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आया। सही है, हाँ, ये बिल्कुल अच्छा आपका पॉइंट है। समझे बात को लेके, एक बात समझें, जब भी हम डेटा फ्रेम पर काम करते हैं और इसको अलग से कमांड नहीं देते, इंडेक्स, मैंने इसको कुछ बोला कि इंडेक्स रखो नहीं रखो, नहीं बोला ना, तो क्या करेगा, ये खुद से अपने बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस उठा के ले आता है। समझे बात को, जब भी हम डेटा फ्रेम पे काम कर रहे होंगे और हमने उसको नहीं कहा कुछ भी इंडेक्स के बारे में, तो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडिसेस लेकर आता है। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो सामने इंडिसेस दिख रहे हैं, ये किस तरह के इंडिसेस हैं, ये लेबल्स हैं बेसिकली। इनके बिहाइंड, मतलब इनके बैकएंड पे बिल्कुल इसी नंबर से, इन्हीं नंबर्स के साथ एक इंटीजर इंडेक्सिंग भी चल रही है। वो हमें विजिबल नहीं है, लेकिन वो क्या, वो बैकएंड पे चल रही होती है। सही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेकर आता है। अगर आपको यहाँ से ये चीज़ हटवानी हो तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आईडीज़ को ना, ये देख रहे हैं आईडीज़ वाला कॉलम है, हम क्या कर सकते हैं, आईडीज़ वाले कॉलम को यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा लिख के अगर मैं लिखता हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू आईडी, अगर पास करूँ, सॉरी फॉल्स भी कर सकते हैं, पहले आईडी करके देखते हैं। आईडी हम काम नहीं कर रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर आईडी ऐसे तो नहीं होगा कि नहीं होता है, वो शायद एक अलग से मेथड होता है, उससे करते हैं। स्ट्रिंग भी पास की थी, एक मिनट हुए, ये इंडेक्स के बाद इक्वल्स टू आईडी पे तो काम नहीं कर रहा, एक मिनट रुके देखें। यहाँ पे ना सेट इंडेक्स का एक होता है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे PD डॉट सेट इंडेक्स, नहीं क्या नाम रखा था इसका मैंने, पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना के, लेट से DF1 बोल दिया इसको मैंने, और DF1 डॉट सेट इंडेक्स आईडी। तो क्या किया मैंने, इसको बोला, पहले तो मैंने क्या किया, सिंपल डेटा फ्रेम को लोड करवा लिया DF1 के अंदर, और फिर मैंने इसको क्या कहा कि DF1 में तुम इंडेक्स सेट कर दो, किसको, आईडी को। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आईडी को सेट करवा दिया। अगर आपने लेट से नेम्स को करवाना है तो आप नेम्स पास कर दें,
ठीक है, अब ये नेम्स बन गए आपके, आईडी यहाँ पर आ गई। सर लेकिन मतलब वो नेम्स नीचे आ रहा, बाकी जो और चीज़ें ऊपर आ रही जैसे जेंडर एज आईडी। नहीं, ऊपर नीचे नहीं समझे, देखें बात क्या हो रही है। असल में जो आपके भले यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका मसला नहीं है। असल में क्या है, ये पूरा डेटा किसका है? ये पूरा डेटा ये अली का डेटा है। ये पूरा डेटा किसका है? हमारा हामिद का। मतलब हमारे पास जो पहले कभी नंबर्स की फॉर्म में लेबल्स देखने को मिल रहे थे ना, हमने शायद वो हटा दिए। नंबर्स की फॉर्म में भी लेबल्स देखने को हमें मिल रहे थे ना, तो हमने एक तरीके से उसको चेंज करवा दिया और क्या लेबल्स बना दिया? नेम्स को लेबल्स बना दिया है, समझ रहे हैं। और यही काम हम आईडी की मदद से भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आईडी की मदद से कर लें, सही है। अब एक बात समझिएगा ज़रा यहाँ पे, अभी मैंने आईडी को क्या बना दिया है? लेबल बना दिया है, सही है। तो अगर मैं लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरी इंडेक्सिंग फिर आपकी इस लिहाज से काम करेगी 1 2 3 4 के हिसाब से, सही है। जीरो के बिहाफ पे काम नहीं करेगी, सही है। लेकिन अगर इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग करें तो वो किस पे काम करेगी? जीरो पे काम करेगी, समझे। इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम ना डिटेल में फर्दर डिस्कस करते हैं और एक डेटा फ्रेम बना के उससे थोड़ा सा काम करना सीखेंगे किस तरीके से काम होता है।